हेलो दोस्तों। ऐसा अब तीसरी बार हो रहा है कि इंडिया के एयरपोर्ट्स का एक नया बैच बिकने के लिए तैयार है। ये तीनों राउंड्स में से सबसे बड़ा है। पर इस राउंड में पिछले बार के मुकाबले गवर्नमेंट शायद उन्हें बेचने का तरीका बदल सकती है। लास्ट टाइम जब इंडिया ने 2019 में प्राइवेट ऑपरेटर्स को एयरपोर्ट्स हैंडओवर किए थे, तो उसने बिडिंग प्रोसेस को आसान बनाने की कोशिश की थी। बिडर्स को पहले कभी एयरपोर्ट ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं था। ये कितने एयरपोर्ट्स ऑक्शन में जीत सकते हैं, इस पर भी कोई लिमिट नहीं थी। और रेवेन्यू के एक स्लाइस पर बार्गेन करने की बजाय बिडर्स ने सिंपली पर पैसेंजर एक फ्लैट फी कोट की थी। पूरा पॉइंट ये था कि जितने ज्यादा हो सके उतने बिडर्स को पुल किया जा सके। और शायद इस सिस्टम ने जरूरत से ज्यादा अच्छा ही काम कर दिया। अदानी ग्रुप ऑफर पर मौजूद सभी 6 एयरपोर्ट्स लेकर चला गया, कुछ केसेस में तो अपने नियरेस्ट राइवल से लगभग दुगनी बिड लगाकर। लेकिन इस बार लगता है रूल बुक दूसरी तरफ मूव कर रही है। हमने इस चैनल पे पहले भी इंडिया के एयरपोर्ट इंडस्ट्री को डिटेल में कवर किया है। मैं सजेस्ट करूंगा आप इसे भी जरूर देखो। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर यहाँ हम कंटेक्स्ट सेट करने के लिए इसे थोड़ा सा समराइज करेंगे। देखो, सालों तक दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट्स एक रेवेन्यू शेयर मॉडल पर चलते थे। प्राइवेट ऑपरेटर एयरपोर्ट की हर अर्निंग का एक हिस्सा गवर्नमेंट को हैंड ओवर करता था। इसने स्टेट को अपसाइड का एक शेयर दिया, पर इसने ऑपरेटर्स को बहुत स्क्वीज भी किया। जब गवर्नमेंट आपके ग्रॉस रेवेन्यू का एक बड़ा चंक ले रही हो, तो एयरपोर्ट जैसे डेट हैवी बिजनेस के लिए ऑपरेट करना मुश्किल हो सकता है। जीवी के नाम के एक फॉर्मर मुंबई ऑपरेटर को इवेंचुअली अपने लोन्स के कारण ही सेल आउट करना पड़ा था। तो 2019 के राउंड ने तरीका बदला। बिडर्स ने पर पैसेंजर फी पर compete किया, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या एएआई को हर उस फ्लायर के लिए पे किया जाता है जो एयरपोर्ट यूज करता है। ये तरीका इवैल्यूएट करने में इजियर था और गवर्नमेंट के लिए ज्यादा प्रेडिक्टेबल भी था। पर इसने रिस्क को ऑपरेटर पर भी शिफ्ट कर दिया, जिसे अब हर पैसेंजर से इतना पैसा निकालना था कि वो उस फीस को जस्टिफाई कर सके जिसका उन्होंने प्रॉमिस किया था। ये वही मॉडल है जिसने पिछले कुछ सालों को डिफाइन किया है, और वही कंटेक्स्ट है जिसमें ये तीसरा राउंड ऑपरेट भी करता है। इस पूरी कहानी में एक कैवियाट चलता है, तो इसे अपफ्रंट साफ साफ कहना जरूरी है। इसमें से कुछ भी अभी सेटल नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन द्वारा इन सभी चेंजेस का प्रपोजल अभी भी सिस्टम के थ्रू अपना रास्ता बना रहा है। तो जो कुछ भी हम डिस्कस करेंगे वो अभी भी चेंज हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस नए बिडिंग सिस्टम को ही समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस ऑक्शन में कितने एयरपोर्ट्स इन्वॉल्व हैं। उसके बाद हम नए ऑक्शन में बिडर पे लगाए कुछ लिमिटेशंस भी समझेंगे। एंड में हम इस नए सिस्टम के फ्यूचर पॉसिबिलिटीज भी डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ेरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करंट ऑक्शन के बारे में समझते हैं। सेकेंड नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंडर सिविल एविएशन को फाइनेंशियल ईयर 30 तक 27,500 करोड़ रुपीस रेज करने का टारगेट दिया गया है। उसका एक बड़ा चंक और ज्यादा एएआई एयरपोर्ट्स को लीज पर देने से ही आने वाला है। लेकिन एक लीज एक सेल नहीं है। एएआई ही ओनर रहता है और एयरपोर्ट इवेंचुअली उसके पास वापस लौट आता है। जो चीज बदलती है वो एएआई को एक फी के बदले फिक्स स्ट्रेच के लिए एयरपोर्ट चलाने और डेवलप करने का राइट है। बदले में ऑपरेटर एयरपोर्ट से जैसे चाहे वैसे अर्न कर सकता है, चाहे वो लैंडिंग चार्जेस हो, रिटेल पार्किंग हो, एडवर्टाइजिंग हो या रियल एस्टेट। पहली ट्रांच 11 एयरपोर्ट्स की है। पिछले 2 राउंड्स के मुकाबले इन एयरपोर्ट्स का एक एक करके ऑक्शन नहीं किया जा रहा है। उन्हें 5 बंडल्स में ग्रुप किया जा रहा है, जिसमें हर एक बिजियर एयरपोर्ट को पास के 1 या 2 छोटे एयरपोर्ट्स के साथ पेयर किया गया है। जैसे वाराणसी को रिपोर्टेडली कुशीनगर और गया के साथ क्लब किया जा रहा है। बंडलिंग के पीछे की लॉजिक काफी सिंपल है। एयरपोर्ट्स का इंडिविजुअली ऑक्शन करने पर हर बिडर सिर्फ कुछ प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट्स को ही चेज करता है। एक स्लो रीजनल एयरपोर्ट के लिए कोई बिड नहीं करता जो मुश्किल से ब्रेक इवन भी करता है। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल चिंता नहीं है। पहली बार जब एएआई ने अहमदाबाद और जयपुर को लीज पर देने की कोशिश की थी, तो ऑक्शंस ने बहुत कम टेकर्स अट्रैक्ट किए और उन्हें ईजियर टर्म्स पर रीरन करना पड़ा था। और ये तो फिर भी रीजनेबली बिजी एयरपोर्ट्स थे। इनसे छोटे एयरपोर्ट्स ऑक्शन करना और भी ज्यादा मुश्किल है। डर ये है कि सिर्फ प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट्स प्राइवेट सेक्टर को हैंडओवर करने से एएआई अनवायबल और अनप्रॉफिटेबल एयरपोर्ट्स चलाने में फंसा रह जाएगा। बंडलिंग इसे फोर्सफुली फिक्स करती है। हमने ये सेम लॉजिक एयरपोर्ट्स के अंदर पहले ही प्ले आउट होते देखा है। आप फ्लाइट के लिए जो फीस पे करते हैं उसे रेगुलेटर कैप करता है।
जिन्हें जानबूझकर लो रखा जाता है, पार्टली क्योंकि एयरपोर्ट रनवे के आसपास की हर चीज से बहुत अच्छे से अर्न करता है। इसका मतलब ये भी है कि फ्लाइंग चार्जेस पर लिमिटेड रहने वाला ऑपरेटर बाकी चीजों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ये अपनी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स को हर एक रुपये के लिए स्क्वीज करता है, और यही वजह है कि एयरपोर्ट्स पर कॉफीज की कॉस्ट इतनी ज्यादा हाई होती है। मतलब प्रॉफिटेबल बिट्स को इसीलिए बनाया जाता है ताकि वो अनप्रॉफिटेबल बिट्स को कैरी कर सकें। बंडलिंग वही आइडिया है जिसे एक लेवल ऊपर मूव कर दिया गया है। ये पॉलिसी के रूप में नीट साउंड करता है, पर इसकी फाइनेंसिंग काफी मैसी है। एक बिडर अब किसी एक एयरपोर्ट के फ्यूचर को प्राइस नहीं कर रहा है, वो एक सिंगल बेट में बहुत अलग एयरपोर्ट्स के एक छोटे पोर्टफोलियो को प्राइस कर रहा है, जिसमें हर एक की अपनी ट्रैफिक और अपनी कमर्शियल पोटेंशियल है। बंडल चेक के साइज को भी थोड़ा बढ़ाता है, जो बड़े प्लेयर्स को फेवर करता है। ये फील्ड को कुछ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स और एस्टैब्लिश ऑपरेटर्स तक नैरो कर सकता है, जो अक्सर एक कंसोर्टियम जैसे बिड करते हैं। ये एक थोड़ा ऑकवर्ड आउटकम है, जब इस पूरे प्रोग्राम का ओरिजिनल इंटेंशन ये था कि एयरपोर्ट्स को चारों तरफ स्प्रेड करना था। ऊपर से एक बार जब एक ऑपरेटर एक बंडल ओन करता है, तो उन्हें उस बड़े एयरपोर्ट जो पैसा कमाता है इस पर ज्यादा अटेंशन देने और छोटे वाले को इग्नोर करने से क्या रोक सकता है। बंडलिंग का पूरा पर्पस छोटे एयरपोर्ट्स को डेवलप करना था, पर एक बंडल उतने ही आसानी से एक ऐसी जगह बन सकता है जहां वीकर एयरपोर्ट्स को अभी और भी ज्यादा नेग्लेक्ट किया जाए। अगर एक बंडल का नया छोटा एयरपोर्ट अपना खर्च खुद नहीं उठा सकता, तो किसी और को वो गैप कवर करना पड़ सकता है। या तो ऑपरेटर को वीकर रिटर्न्स एक्सेप्ट करने पड़ सकते हैं, या एएआई को एक लोअर बिड एक्सेप्ट करना पड़ सकता है, या छोटे एयरपोर्ट्स को चलाने का कॉस्ट बिजियर एयरपोर्ट्स पर हायर फीस जैसे रीसर्फेस हो सकता है। दूसरा नया आइडिया कंसंट्रेशन पर एक कैप है, जो पार्टली इस कंसर्न को एड्रेस कर सकता है कि बंडल्स की बिडिंग कैसे काम करेगी। जो प्रपोजल डिस्कस किया जा रहा है वो एक सिंगल कंपनी को ज्यादा से ज्यादा 2 बंडल्स मतलब रफली 4 एयरपोर्ट्स ऑक्शन में जीतने देगा, और इसके साथ एक क्लेवर बैकस्टॉप अटैच्ड है। अगर वही सेम बिडर तीसरे बंडल के लिए बिडिंग टॉप करता है, तो रनर अप को उस प्राइस को मैच करने और बदले में इसे लेने का एक चांस मिलता है। ये ऑक्शन को कम्पिटिटिव रखता है। इसके पीछे का प्रिंसिपल सिंपल है। आखिरकार एक एयरपोर्ट एक नेशनल मोनोपोली है। एक सिटी यूजुअली सिर्फ एक को ही सपोर्ट करती है। अगर उनमें से काफी सारे एक साथ एक सिंगल ओनर के अंडर आते हैं, तो वो एक एंटिटी में बहुत सारी मार्केट पावर देता है। और यहीं अदानी आता है, भले ही इस बात के एक सबसे क्लियर एग्जांपल जैसे कि कैप किस चीज पर रिएक्ट कर रहा है। दिसंबर 2025 में पिछली बार सभी 6 एयरपोर्ट स्वीप करने के बाद ग्रुप ने साफ कह दिया था कि वो तीसरे राउंड में सभी 11 एयरपोर्ट्स को अग्रेसिवली बिड करने का प्लान कर रहा है। लेकिन ये कैप बिडर और गवर्नमेंट दोनों को अफेक्ट करता है, और गवर्नमेंट ये बात जानती है। बिडिंग को जरूरत से ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करने से अग्रेसिव बिड्स पीछे हट सकते हैं, जिसका मतलब है कम प्रीमियम और कम पैसा रेज होना। और यही इस पूरे प्राइवेटाइजेशन एक्सरसाइज को करने का कारण था। तो रियल चॉइस थोड़ी अनकंफर्टेबल है। क्या गवर्नमेंट एक कम कॉन्सेंट्रेटेड एयरपोर्ट मार्केट बिल्ड करने के लिए कम पैसे कलेक्ट करने के लिए तैयार है? एक तीसरा ओपन क्वेश्चन है, विनिंग ऑपरेटर एक्चुअली एएआई को क्या पे करेगा? क्या ये पिछले राउंड की तरह पर पैसेंजर फी होगी, रेवेन्यू शेयरिंग पर एक रिटर्न होगा, या दोनों का कोई हाइब्रिड? उस पर भी अभी सोचा जा रहा है। वैसे इंडिया के 2 सबसे नए बड़े एयरपोर्ट्स इस क्वेश्चन पर अपोजिंग व्यूज रखते हैं। नवी मुंबई जो दिसंबर में ओपन हुई रेवेन्यू शेयरिंग पर चलती है। जेवर में नया नोएडा एयरपोर्ट जिसमें जून में फ्लाइट शुरू हुई, वो पर पैसेंजर फीस पे चलता है। शायद इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अभी भी इस चॉइस को एक सेटल्ड फॉर्मूला की बजाय केस बाय केस ट्रीट करती है। और दोनों सिर्फ छोटे मोटे अकाउंटिंग रूल्स नहीं हैं, क्योंकि वो रिस्क को अलग लोगों को हैंड ओवर करते हैं। रेवेन्यू शेयरिंग के अंडर जब एक एयरपोर्ट खराब परफॉर्म करता है, तो एएआई और ऑपरेटर इसे एक साथ फील करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का हिस्सा ऑपरेटर की इनकम के साथ कम होता है। लेकिन पर पैसेंजर फी के अंडर एएआई को सिर्फ इस बात से मतलब है कि एक पैसेंजर एयरपोर्ट आया, वो पैसेंजर फिर शॉप्स पर फ्रीली खर्च करता है या नहीं, ये पूरी तरह से ऑपरेटर का प्रॉब्लम है। तो एक फी मॉडल कमर्शियल रिस्क का ज्यादा हिस्सा ऑपरेटर पर लोड करता है। बहुत डिफरेंट ट्रैफिक प्रोफाइल्स वाले एयरपोर्ट्स के एक बंडल में सही प्राइस लगाने के लिए ये एक ज्यादा हार्ड बेट है। अगर ये कैप सर्वाइव करता है, तो ये एक और सिंगल प्लेयर स्वीप को रोक सकता है, पर वो रिस्क के शेप को बदलता है, इसे हटाता नहीं है। इस राउंड में डेंजर कॉन्सेंट्रेशन से कम और विनर्स कर्स के बारे में ज्यादा है। मतलब होपफुल ट्रैफिक फोरकास्ट पर अग्रेसिव वैल्यूएशंस पर बंडल्स विन करना। इस तरह का ओवररीच एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को पहले भी डेट में फंसा चुका है। हर एक फिक्स अगले फ्लॉ को दिखाता है, क्योंकि अंडरलाइंग एसेट का नेचर कभी नहीं बदलता। आपको क्या लगता है,
क्या गवर्नमेंट इस नए सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेगी या इसके नए प्रॉब्लम्स के कारण पुराना सिस्टम ही चलेगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।